सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है परेशानी टेलीफोन से। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक ने किस प्रकार की परेशानी टेलीफोन से बताई है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 परेशानी टेलीफोन से। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने टेलीफोन से होने वाली परेशानियों का बड़ा दुखद वर्णन किया है कि परेशानियां भी हो सकती हैं टेलीफोन से। तो उनकी लेखक की दुख भरी घटना हम भी पढ़ लेते हैं। बच्चों, जब भेड़िए की मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है और यदि किसी को अपने सुख चैन की हत्या करनी होती है तो वह अपने घर टेलीफोन लगवाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और एक टेलीफोन घर भर की दिनचर्या को तहस नहस कर देता है। तो क्या कह रहे हैं? तो बच्चों, ये जो कहानी है उस समय की है जब शुरुआत हुई थी टेलीफोन लगने की। कुछ लोगों के घरों में ही टेलीफोन हुआ करता था। तो किस प्रकार से लेखक परेशान हो जाते हैं अपने आसपास वालों से, यही उन्होंने बताया। आज तो हर किसी के पास मोबाइल है तो ऐसी समस्या नहीं होती, लेकिन हाँ, हमारी जो दिनचर्या को वो बर्बाद तो कर ही देता है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर टेलीफोन हो। तो क्या कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जब भेड़िए की मौत आती है ना तो क्या होता है, वे गांव की ओर भागता है क्योंकि गांव के लोग देखेंगे एक खूंखार है तो मार डालेंगे। उसी प्रकार अगर किसी को अपना सुख चैन सब खत्म करना हो तो वह अपने घर में क्या लगवा ले? टेलीफोन लगवा ले। जैसे एक मछली सारे तालाब को, ये कहावत है, मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार जो टेलीफोन होता है अपने जो हमारी रोजाना के जो कार्य हैं, दिनचर्या यानी कि जो रोजाना के कार्य हैं, उनको बर्बाद कर देता है, उनका नाश कर देता है, खत्म कर देता है उन सभी को। हम हमेशा टेलीफोन में ही लगे रहते हैं। तो लेखक बता रहे कुछ समय पहले हमने अपने घर टेलीफोन लगवा लिया। टेलीफोन का लगना था कि मोहल्ले भर में शोर मच गया। ऐसा लग रहा था कि राजा दशरथ की तरह हमें भी बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। तो लेखक कह रहे हैं कि हमने भी कुछ समय पहले अपने घर में वो क्या करते हैं, टेलीफोन लगवा लेते हैं। तो जैसे ही उनके घर में टेलीफोन लगता है पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे राजा दशरथ को जब राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बुढ़ापे में राम और उनके जो तीनों भाई था उन सभी का जन्म हुआ था। लोगों ने हमसे हनुमान जी का प्रसाद बांटने को कहा, मगर टेलीफोन का बजरंग बली से कोई संबंध न होने के कारण हम कन्नी काट गए। तो सब लोग कहने लगे कि हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन लेखक कह रहे कि बजरंग बली से टेलीफोन का क्या ही संबंध होता, इसलिए हमने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक हम यही समझते थे कि भिखारी और चंदा मांगने वाले वक्त नहीं देखते और जब चाहे घर पर बांग लगा देते हैं। तो लेखक कह रहे कि आज तक तो हमें यही लगता था कि एक तो भिखारी लोग और जो चंदा मांगने के लिए आते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए चंदा मांगते रहते हैं, वो समय नहीं देखते। किसी भी समय घर पर आ टपकते हैं, बाग लगा देते हैं, मतलब आवाज लगाते हैं। बांग खाता जाता है मुर्गे की आवाज को। मगर टेलीफोन करने वाले तो अपने पिताजी का घर समझकर घुसे ही चले आते हैं। आरंभ में तो हमने इन लोगों का स्वागत भी किया। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि लेकिन टेलीफोन वाले तो और भी अजीब है, वो तो समझते हैं कि उनके बाप का घर है, पिताजी का घर है मतलब बाप का घर है, और वो हर समय घुसे आते हैं। और शुरू में तो लेखक कह रहे हैं कि हम उन सबका स्वागत करते थे आराम से, साथ ही जलपान भी कराने लगे और पैसे का तो प्रश्न ही नहीं था। धीरे धीरे टेलीफोन लगाने की खुशी अब मुसीबत बन गई। तो शुरू में चाय नाश्ता भी करवाते थे और पैसे लेते फोन कराने के, ऐसा तो था ही नहीं शुरुआत में। तो फिर लेकिन धीरे धीरे लेखक को लगने लगा कि अब ये मुसीबत हो गया है हमारे लिए। पहला बिल आया तो मानो हमारा दम ही निकल गया। चाय आदि के खर्चे से पहले ही परेशान थे। अन्य लोगों से पता लगाया तो मालूम हुआ कि सब पैसे लेते हैं और चाय पानी के लिए तो पूछते ही नहीं हैं। तो पहला जब बिल आया लेखक उसे देखकर ऐसा लगा कि उसका तो दम ही निकल जाएगा, इतना ज्यादा बिल आया। और लेखक पहले से ही परेशान था क्योंकि जो भी आता था फोन करने उसे चाय पानी पिलाओ तो उसका खर्चा अलग सा था। तब लोगों ने और लोगों से बात करता है, वो आसपास वालों से जिनके फोन लगा था, वो कहते हैं कि वो तो फोन कराने के पैसे लेते हैं और चाय पानी वो तो दूर की बात है, वो कोई नहीं पूछता। श्रीमती जी से परामर्श कर हमने भी यह नियम लागू किया। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही पड़ोसी आए और हमने पैसे मांगे। पड़ोसी ने हमें पूरा
जैसे चंदा मांग रहे हों। वह बोले, मुझे मालूम नहीं था कि आपने भी है धंधा चालू कर दिया है, इस बार तो कर लेने दीजिए, आइंदा से या तो पैसे लेकर आऊंगा या कहीं और से कर लिया करूंगा। तो लेखक अपनी पत्नी से विचार विमर्श करते हैं इस बात पर, और फिर वो भी है नियम बना देते हैं कि जो भी आएगा उससे पैसे लेंगे अगर वो फोन करता है। तो जैसे ही अगले दिन सूरज निकला, मतलब सुबह हुई, उनके पड़ोसी फोन करने आ गए, लेखक ने उनसे पैसे मांगे फोन करने के, तो वो लेखक को ऐसे घूरने लगे जैसे कि लेखक उनसे चंदा मांग रहा हो। तो वो कहते हैं कि तुमने भी ये कार्य शुरू कर दिया, मतलब ये भी कमाई का तुमने वो जरिया बना लिया, और हमें तो पता नहीं था कि आप ऐसा करोगे। अगली बार हम आएंगे या तो पैसे लेकर आएंगे, तो या फिर तुम्हारे यहाँ से करेंगे ही नहीं। अब एक नई मुसीबत आई रेजगारी की। लोग फोन करें और 5 या 10 का नोट दिखाकर चलते बने। टेलीफोन बिरादरी वालों से इसका उपाय भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि लोगों से बोलो, खुले पैसे दो, तब फोन करो। यह सुनकर हमने यही नियम लागू कर दिया। तो लेकर कह रहे कि पैसों वाली तो हो गया कि पैसे हमने कह दिया कि पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगली समस्या थी रेजगारी यानी कि छुट्टे पैसों की। लोग 5 या 10 का नोट दिखाते और ऐसे ही चले जाते कि खुले पैसे नहीं है। तब टेलीफोन बिरादरी यानी कि जिनके टेलीफोन लगा था उन सबसे पूछा लेखक ने इसका उपाय भी, तो उन्होंने कहा कि कह दो, खुले पैसे दो या फिर फोन मत करो। तो फिर ये नियम भी लेखक बना देते हैं। पहले जब लोग पैसे नहीं देते थे तो उनमें लज्जा और संकोच भी होता था, मगर अब पैसे फेंक ऐसा व्यवहार करते हैं मानो दुकानदार से बातें कर रहे हूं। दुकानदार भी 8 बजे दुकान बंद कर देता था, मगर टेलीफोन के ग्राहकों को रात बेरात का ख्याल ही नहीं था। तो जब वो लेकर कह रहा कि पैसे नहीं देते थे तो वो शर्म करते थे, और लेकिन अब जब से वो पैसे देने लगे तो ऐसा हो गया कि इसकी हम कोई दुकानदार हो, वो हमारे ऊपर पैसे फेंक रहे हो और चीज ले रहे हो। और दुकानदार का भी एक समय होता है कि वो 8 बजे दुकान बंद कर देता है, लेकिन टेलीफोन वालों का तो कोई समय ही नहीं, रात बेरात कोई समय नहीं था। एक बार अखबार में हमने पढ़ा कि रात को टेलीफोन के बहाने कुछ लोग घर में आए और मार पीट कर घर का कबाड़ा कर गए। हमने तय किया कि रात में 10 बजे के बाद ऊपर छत झांक लें, तभी दरवाजा खोलें। अब यह हालत हो गई कि बाहर किसी ने आवाज दी नहीं कि हम ऊपर जाते, जीने का ताला खोलकर झांकते और नीचे आकर द्वार खोलते। द्वार बंद किया नहीं कि फिर कोई महाशय आए, हम फिर आ गए, जीने का ताला खुला, झांका और नीचे आकर द्वार खोला, द्वार बंद किया, पुनः किसी ने आवाज दी। 2 दिन में पैर जवाब दे गए। अब यही डर लगा रहता कि किसी ना किसी दिन टेलीफोन के बहाने लोग हमारे घर में घुस आएंगे और मार पीट कर घर का कबाड़ा कर जाएंगे। तो लेखक एक दिन क्या पढ़ लेता है अखबार में कि कोई फोन करने आए किसी के घर में, उन्हें मार पीट कर चला गया और घर भी तहस नहस कर गया, बर्बाद कर गया सब कुछ। तो अब लेखक ने एक नया नियम लागू किया कि 10 बजे के बाद अगर कोई भी आएगा, पहले वह छत पर देखेंगे, फिर नीचे जाकर दरवाजा खोलेंगे। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, पहले वो ऊपर जाते, छत का ताला खोलते, फिर देखते, फिर नीचे आते, नीचे का दरवाजा खोलते, फिर सब कुछ बंद करते। इतनी देर में बंद कर ही नहीं पाते थे कि दूसरा आ जाता। ऐसे करते करते लेखक के पैर इतने थक गए, पैर जवाब दे गए, मतलब उसकी हालत खस्ता हो गई। अब तो उन्हें यही लगने लगा कि किसी ना किसी दिन ऐसा जरूर होगा कि कोई टेलीफोन करने के बहाने आएगा, उनके वो मार पीट कर डाल जाएगा और घर का नाश कर जाएगा। फोन ड्राइंग रूम में रखा था, लोग आते और टेलीफोन करके चले जाते। एक बार कोई महाशय आए और टेलीफोन करने के बाद टेबल फैन उठाकर ले गए। हम इधर उधर भागे और टेलीफोन करने वाले की आवाज को पड़ोसियों की आवाजों में ढूंढा, मगर कुछ पता नहीं चला। एक और परेशानी हो जाती है लेखक के साथ कि ड्राइंग रूम में जहां उन्होंने फोन रखा था वहां पे टेबल फैन भी था। कोई आता है और टेलीफोन करने के बाद उनका टेबल फैन भी उठा कर ले जाता है। लेखक बहुत ढूंढा ढांडी करते हैं, पड़ोसियों की आवाज से उसकी आवाज मिलाते हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकलता। छोटी छोटी चीजों की तो हमें चिंता न थी, मगर अब हमारा ड्राइंग रूम में रहना आवश्यक हो गया। यह चौकीदारी बड़ी कठिन थी। श्रीमती जी का भोजन पकाना, नहाना, रामायण का पाठ करना, पूरे पूरे दिन सुनहरे सपने देखना, सब दुभर हो गया। तो कहने लगा कि अब तो ड्राइंग रूम में हमें रहना ही पड़ता कि कब कौन सा सामान चोरी हो जाए। तो ये चौकीदारी, वो कह रहा था कि ये काम सबसे मुश्किल था। अब तो जो उनकी पत्नी थी, उनका खाना बनाना, नहाना, रामायण पाठ, हर कुछ करना बहुत मुश्किल हो गया, दूभर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। कई तरह के फोन आते रहते। एक फोन आया, आपको कष्ट तो होगा मगर क्या किया जाए, मजबूरी है। सराय रहमान में पुल के पास फला के मकान पर अमुक साहब आज ही पहुंचे होंगे, उनके पिताजी का
देहांत हो गया है, कृपया सूचना दे दें। उनके बिना क्रियाक्रम न होगा। हम हैं सराय के रहमान में पुल के पास फला के मकान का पता लगाने के लिए डाकिये की तरह चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे फोन तो रोज आते हैं, कृपया उन्हें बुला दीजिए। जब तनिक सोचने की बात है कि घर में तो हम कुछ भी पहने पड़े हैं, बुलाने कैसे जाएं, मगर प्लीज और कृपया हमें विवश कर देते हैं। हम कपड़े पहने पड़ोस तक जाएं, उन्हें समाचार दें और आकर पुनः कपड़े उतारे। तो कह रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ फोन आते ही रहते हैं। कभी कोई कहता है इसे बुला दो, कभी कहता है इसे उसे बुला दो। एक बार एक फोन आया और कहा कि वहां पर रहमान के पुल के पास कोई मकान है, वहां पर कोई आदमी आज ही पहुंचा है, कोई साहब आज ही पहुंचे हैं, उनके पिताजी का अचानक से देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, आप उन्हें समाचार दे दो, नहीं तो उनके बिना अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। अब लेखक कह रहा है कि हम उनका घर ही ढूंढ रहे हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने होते हैं कि आपको परेशानी होगी, इसे बुला दो उसे बुला दो। तो लेखक कह रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है टेलीफोन। तो यूं कह रहे कि लेखक कह रहे कि घर में तो कुछ भी पहने रहते हैं जैसे सभी लोग होता है, लेकिन किसी को बुलाने जाओ तो कपड़े पहनो, फिर आकर फिर कपड़े बदलो, क्योंकि अगर वो मना भी कर दे तो लोग बार बार कृपया प्लीज ऐसे शब्दों से विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। खैर हमने तो इन मुसीबतों को किसी प्रकार झेला, किंतु श्रीमती जी का स्नेह टेलीफोन के प्रति कम होता गया। पड़ोसियों और अजनबियों का वक्त बेवक्त आना उन्हें पसंद नहीं आया। लोग ट्रंक कॉल बुक कराकर नौकरों की तरह देखते रहने का आदेश दे जाते। कुछ लोग ताला खुलवाकर भी पसर जाते और हमारे कार्यक्रम नष्ट हो जाते। तो लेखक कह रहा है कि उसे तो किसी तरह इन परेशानियों को झेलने की आदत पड़ गई, लेकिन उनकी पत्नी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई समय नहीं देखता था। अजनबी, जान पहचान के लोग, बिना जान पहचान के लोग, सब आराम से आ जाते थे। ट्रंक कॉल पहले बुक किया जाता था, मतलब किसी दूर जगह जब हमें फोन करना होता था तो वो बुक कराते और आराम से हम चौकीदारी करते रहते उनकी। हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि लोग मतलब घर का ताला खुलवा लेते और पसर जाते थे वहीं पर, और जहां भी लेखक को जाना हो तो वो सब बर्बाद हो जाता है। एक बार ताला लगाया ही था कि घंटी जोर से बजी। ताला खोला, फोन उठाया तो आवाज आई, माफ कीजिए रॉन्ग नंबर था। तो लेखक एक बार कहीं जा रहे होते हैं तो वो ताला लगाकर जैसे ही घर का बाहर निकलते हैं फिर घंटी बजती है, ताला खोलकर फोन उठाते तो पता चलता है रॉन्ग नंबर है, माफ कीजिए रॉन्ग नंबर था। एक बार तो रात के 3 बजे फोन खड़खड़ाया। हमने नींद में किसी तरह रजाई के बाहर हाथ निकाला। कोई बोल रहा था, भाई साहब मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हूँ, खाली बैठा था, सोचा आपसे ही बात करूं, पहचाना आपने। तो वो कहता है एक बार क्या होता है कि रात के 3 बजे उनका फोन बजने लगता है। तो ठंड का मौसम था, किसी तरह वो रजाई से बाहर हाथ निकालते, फोन उठाते तो बताता है कि मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हूँ, खाली बैठा था, सोचा आपसे बात कर लूं, पहचाना आपने। हम भला क्या करते, कृपया धन्यवाद कहकर फोन रख दिया। लेखक कह रहा है कि जब मुझसे जानता ही नहीं था तो क्या ये बात करता, धन्यवाद कहता है, फोन रख देता है। जब से फोन लगवाया है घर की शांति ही समाप्त हो गई है, इसलिए आजकल श्रीमती जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। तो लेखक कह रहे जब से फोन लगाया घर की शांति, मतलब जो चैन था, सुख चैन सब खत्म हो गया है, और जो श्रीमती जी है लेखक की पत्नी, उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। हमने भी उनसे कह दिया, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, आपने ही तो जिद की थी सो भुगतिए। तो लेखक भी कह देता है कि जो दूर के ढोल सुहावने लगता है, मतलब दूर से ही सारी चीजें अच्छी लगती हैं, और आपने ही जिद की थी फोन लगवाने की, इसलिए आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। कभी कभी सुविधाओं के लिए ली गई वस्तुएं भी हमें कष्ट पहुंचाने लगती हैं, इसीलिए हमें कोई वस्तु खरीदने या लेने से पहले उसके गुण और दोष दोनों को ही देख लेना चाहिए। तो कहते हैं कि कई बार हम चीजें सुविधा के लिए लेते हैं कि हमें हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन वो ही हमें परेशान करने लगते हैं। इसलिए अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, तो उससे पहले उसके हमें लाभ तो जानने ही चाहिए, उसके दोष भी जानने चाहिए कि इसमें क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है, दोनों जाने। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से लेखक को फोन परेशान कर देता है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। दिनचर्या नित्य किए जाने वाले कार्य, तहस नहस करना, नाश करना, कन्नी काटना, ध्यान न देना, बांग लगाना, मुर्गे की तरह आवाज लगाना, परामर्श विचार करना, धंधा काम, रेजगारी, छोटे मूल्य के सिक्के, बिरादरी कुटुंब के लोग, लज्जा शर्म, कबाड़ा बर्बाद, पैर जवाब देना, थक जाना, दूभर मुश्किल, अमुक अनिश्चित, फला स्नेह प्रेम गुण,
अच्छाइयाँ। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। लेखक का टेलीफोन लगते ही मोहल्ले भर में शोर मच गया, उदासी छा गई, शोक छा गया, सभी सही। तो शोर मच जाता है। लेखक के सामने एक नई मुसीबत थी, रुपयों की, रोजगारी की, चीनी की, भोजन की। तो रोजगारी की थी ये मुसीबत। एक महाशय टेलीफोन करने के बहाने क्या उठा ले गए? टेलीफोन, साइकिल, टेबल फैन, रुपयों का थैला। तो वो टेबल फैन उठाकर ले गए थे। धीरे धीरे टेलीफोन लगाने की खुशी बन गई मुसीबत, जानलेवा खुशी गलतफहमी। तो ये मुसीबत बन गई थी। फोन रखा था छत पर, किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में रख रखा था उन्होंने। दूर के ढोल लगते हैं सुहावने, डरावने, मनमोहक, आकर्षक। तो ये सुहावने लगते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों के द्वारा करते हैं। एक मछली सारे तालाब को क्या कर देती है? गंदा गंदा कर देती है। श्रीमती जी से परामर्श, क्या करते हो? परामर्श यानी कि विचार विमर्श कर कर नियम को लागू करते हैं टेलीफोन से संबंधित। 2 ही दिन में पैर पैर जवाब देकर, लेकिन यानी कि 2 ही दिन में लेकर थक गए थे। फोन कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? ड्राइंग रूम में रखा था। आपने ही तो जिद की थी, सो भुगतिए। ऐसा लेखक ने अपनी पत्नी को कहा था। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें सही गलत बताना है। करते हैं। टेलीफोन लगते ही मोहल्ले भर में शोर मच गया। बिल्कुल सही। एक मछली तालाब के पानी को साफ कर देती है। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पड़ोसी और अजनबियों का आना श्रीमती जी को बहुत पसंद था, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था ज्यादा। अब एक नई मुसीबत आई रोजगारी की। बिल्कुल सही। धीरे धीरे टेलीफोन लगने की खुशी बढ़ती चली गई, नहीं खुशी गम में बदल गई थी, दुख में बदल गई थी। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने लेखक की आत्मकथा मतलब उन्होंने अपनी जीवन की घटना के माध्यम से हमें बताया कि टेलीफोन किस प्रकार से उन्हें परेशान करता है, यानी कि जो सुविधा देने वाली चीज थी उनके लिए कष्ट बन जाती है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।